आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हाल ही में रिजर्व बैंक के एक आंतरिक कार्य समूह ने कुछ सुझाव दिए। इसमें कॉरपोरेट घरानों को बैंक स्थापित करने की मंजूरी देने की सिफारिश की गई, लेकिन आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर विरल आचार्य ने इस सिफारिश की आलोचना की है। दोनों का कहना है कि मौजूदा हालात में यह निर्णय चौंकाने वाला और इसे एक बुरा विचार बताया है। उनका कहना है कि इस प्रस्ताव को अभी छोड़ देना बेहतर है। साथ ही उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि यह फैसला अभी क्यों। सवाल और भी कई हैं, मसलन क्या हमें अभी कॉरपोरेट बैंक की ज़रूरत है? आखिर हमें कॉरपोरेट बैंक चाहिए क्यों? मौजूदा बैंकों और बैंकिंग व्यवस्था की बहुत सारी समस्याएं हैं। कॉरपोरेट बैंक आने से क्या उसका समाधान हो जाएगा? इस पॉडकास्ट में आपको मिलेंगे ऐसे ही सारे सवालों के जवाब। नमस्कार, मैं हूं ऋतुराज और मेरे साथ हैं आर्थिक मामलों को बारीकी से समझने वाले इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के एडिटर अंशुमान तिवारी, जिनसे जानेंगे सभी सवालों के जवाब बहुत ही आसान भाषा में। अंशुमान सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। दोनों रघुराम राजन और विरल आचार्य ने मौजूदा हालात में इस निर्णय को चौंकाने वाला और एक बुरा विचार बताया। हम सबसे पहले मौजूदा हालात समझना चाहेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली चीज तो ये कि ये जो सिफारिशें रिजर्व बैंक के वर्किंग ग्रुप की आई, इन्हें लेकर उन हलकों से भी, उन जगहों से भी सवाल उठे जो आमतौर पर हमें अप्रत्याशित से लगते हैं, क्योंकि बहुत सारे भारत में लोग हैं या पूरी दुनिया में एजेंसियां हैं जिन्होंने भारत के आर्थिक सुधारों को, निजीकरण को, विभिन्न क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के प्रवेश को सही ठहराया है और आंकड़े उसको सपोर्ट करते हैं। विकास के आंकड़े उसको सपोर्ट करते हैं, ग्रोथ के आंकड़े उसके साथ हैं। लेकिन ये ऐसा फैसला या ये ऐसी सिफारिश थी जिसपे बहुत सारे लोगों को आश्चर्य हुआ, और केवल विरल आचार्य या रघुराम राजन ही नहीं, बहुत सारी दुनिया की बड़ी एजेंसियां जिन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी उम्मीद दिखती है सुधारों की, उन्होंने भी इस सुधार पर लाल झंडा उठाया या अलार्म बजाया या प्रश्न उठाया। उसकी वजह सबसे बड़ी यह है कि ये रिपोर्ट एक विशिष्ट परिस्थितियों में निकल कर आई। इस समय जब पूरी की पूरी कोशिश या पूरी की पूरी बहस इस बात पर केंद्रित थी कि सरकारी बैंकों में जिन्होंने काफी मॉरिटोरियम दे रखे हैं, यानी लोन स्थगित कर रखे हैं, उन्हें कैसे संभाला, उनका बोझ कैसे संभाला जाए, एनपीए को कैसे संभाला जाए, जो बैंकों के फंसे हुए कर्ज हैं, कर्ज की लागत कैसे कम की जाए, ब्याज दरें कम होने के बाद भी, रेपो रेट कम होने के बाद भी ब्याज दरें कम नहीं हो रही हैं, बचतकर्ताओं के हितों पर जो असर पड़ रहा है जबकि बचत सस्ती हो रही है, उसे कैसे संभाला जाए। ऐसी सब चीजों के बीच में अचानक रिजर्व बैंक का एक वर्किंग ग्रुप ये सिफारिश लेकर आ जाता है कि बैंकों का निजीकरण, बैंकों में, बैंकिंग बाजार में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए, कारपोरेट हाउसेस को बैंक बनाने की छूट दी जानी चाहिए, एनबीएफसीज को बैंक बनाने की छूट दी जानी चाहिए। तो ये कुछ असंगत लगा परिस्थितियों के हिसाब से सुधार को, तो इसलिए इस पर सवाल उठे। परिस्थिति आज की यह है कि भारतीय बैंकिंग बाजार में करीब 60% के आसपास का हिस्सा, 60 से 65% का हिस्सा सरकारी बैंकों के पास है। जब हम बैंकिंग बाजार की बात करते हैं तो उसमें एसेट्स और पूरा एसेट बेस आता है, जिसमें डिपॉजिट और लोन शामिल होते हैं, जबकि लगभग 30% के आसपास हिस्सा निजी बैंकों के पास है और 5-6% हिस्सा विदेशी बैंकों के पास है। तो कुल मिलाकर भारत की पूरी बैंकिंग व्यवस्था अधिकांश रूप से सरकारी बैंक संभालते हैं। अब लौटते हैं सर हम अपने मूल सवालों की ओर। तो सबसे पहला सवाल यही है कि क्या हमें अभी कॉरपोरेट बैंक की जरूरत है? ये सवाल महत्वपूर्ण है और इस सवाल को थोड़ा बड़े व्यापक संदर्भों में समझना होगा कि भारत को कॉर्पोरेट बैंक्स की जरूरत अभी ही क्यों है। ये जरूरत पहले भी हो सकती थी। 2013 में रिजर्व बैंक ने जब बैंकिंग लाइसेंस के नियम उदार किए थे पहली बार काफी लंबे समय के बाद, और नए बैंकिंग लाइसेंस देने शुरू किए थे, उस समय भी तमाम बड़े भारतीय कॉर्पोरेट घरानों ने बैंकों के लाइसेंस लेने की कोशिश की थी। लेकिन तब से लेकर आज तक केवल 2 नए बैंकों को लाइसेंस मिले, जिसमें एक आईडीएफसी है और एक बंधन बैंक है।
उसकी वजह ये है कि भारत की पूरी भारत या पूरी दुनिया की बैंकिंग व्यवस्था में आमतौर पर माना जाता है कि बड़े कारपोरेट घरानों को बैंक चलाने की या बैंकिंग में उतरने की छूट नहीं दी जानी चाहिए या उन्हें इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वो बैंकों के संसाधनों के, यानी बैंकों में जो जमा डिपॉजिट या बचत है उसका इस्तेमाल करने वाले सबसे बड़े एक सिंगल कस्टमर होते हैं, क्योंकि वही सबसे ज्यादा कर्ज लेते हैं। और अगर वही इस कारोबार में आ जाएंगे और बचत कलेक्ट करने लगेंगे तो वो वापस उस बचत को अपने ही कारोबार में, अपने ही धंधों में, अपने ही कंपनियों में लोन देने में लगाएंगे, जो कि बैंकिंग की पारदर्शिता, बैंकिंग की स्थिरता और ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से ठीक नहीं है। इसलिए किसी भी दौर में जब भी बैंकों में निजी क्षेत्र के आने की इजाजत दी गई, बैंकों में निजी क्षेत्र का आना बुरा नहीं है, और बैंकों में भारतीय बैंकिंग उद्योग में निजी क्षेत्र ने काफी गहरी प्रतिस्पर्धा दी है, अपने को एस्टेब्लिश किया है। और ये जो वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट है जिसके बेस पर ये पूरी बहस शुरू हुई, वो कई आंकड़ों के साथ स्थापित करती है कि भारतीय बैंकों में बड़ा सुधार हुआ निजी क्षेत्र के आने से, उनकी 30% के आसपास हिस्सेदारी है। लेकिन उसके बाद भी निजी कारपोरेट हाउसेस बैंक बनाए, इस पर कहीं भी सहमति नहीं बनती, ना भारत में ना पूरी दुनिया में कहीं भी। ठीक है, और इसी से एक मिलता जुलता सवाल और है सर कि आखिर हमें कॉर्पोरेट बैंक चाहिए क्यों? नहीं, कारपोरेट बैंक की की जरूरत नहीं है, निजी बैंक चाहिए हमें, कारपोरेट हाउसेस के बैंक नहीं चाहिए। ये दोनों चीजों में फर्क समझना जरूरी है, क्योंकि हम जब निजीकरण की बात करते हैं तो हमको लगता है कि सारे निजीकरण एक जैसे होते हैं। जैसे हमको लगता है कि रेलवे का निजीकरण या एविएशन का निजीकरण या टेलीकॉम का निजीकरण एक जैसा होता है। उन सारे निजीकरण में निजी कंपनियां अपनी पूंजी लगाती हैं उद्योग में, हिस्सेदारी खरीदने में, बाजार में। बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट और निजी बैंक के बीच कंफ्यूज हो रहे हैं। तो जब ये फर्क समझना जरूरी है कि बाकी जगह जब निजीकरण होता है तो कंपनियां अपनी पूंजी लगाती हैं, पर जब बैंक में आप निजी बैंकों को इजाजत देते हैं तो दरअसल उन्हें इस बात की इजाजत देते हैं कि वो बाजार में जो उपलब्ध डिपॉजिट्स हैं, जमा हैं, उनका कलेक्शन करना या उनका संग्रह करें यार। यानी कि वो जो एक बड़ा मार्केट है जिसको हम कासा मार्केट कहते हैं बैंकिंग की भाषा में, करंट अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट का मार्केट, उसमें आप उन्हें जाने की छूट देते हैं। और जब उन्हें लाइसेंस मिल जाता है बैंकिंग सेवा करने का, तो एक तरीके से सरकार उन्हें इस बात की छूट दे देती है कि वो बैंक बाजार से बचत इकट्ठी कर सके। और यहां पर सतर्कता बरतने की जरूरत होती है। इसलिए जब भी भारत में बैंक में निजी क्षेत्र को आने की इजाजत दी गई तो ये कहा गया कि जो बैंक निजी क्षेत्र के तौर पर काम करेंगे वे बैंक ही होंगे, किसी बड़े कारपोरेट घराने के बैंक नहीं होंगे, या उन्हें चलाने वाला प्रबंधन फाइनेंशियली या वित्तीय सेवाओं में लगा होगा। इसलिए आपको भारत में किसी भी बड़े कारपोरेट हाउस का बैंक नहीं दिखता। जो बैंक भारत में निजी क्षेत्र में सक्सेसफुल हैं वो प्रोफेशनली उन एंटरप्रेन्योर्स की तरफ से चल रहे हैं जो वित्तीय सेवाओं में अलग अलग फाइनेंशियल सर्विसेज में काम करते हैं। और ऐसा पूरी दुनिया में है। ज्यादातर देशों में इसकी इजाजत नहीं दी जाती कि कारपोरेट हाउसेस को बैंक चलाने की इजाजत दी जाए। तो कारपोरेट बैंक और निजी बैंक में ये फर्क है, और बैंकों में, बैंकिंग सर्विसेज में निजी क्षेत्र के आने का और किसी दूसरी सर्विसेज में निजी क्षेत्र में आने में भी ये बड़ा फर्क है। अंशुमान सर, यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे ना तो रेगुलेशन पे बात करेंगे। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। ब्रेक के बाद स्वागत है। हम लोग बैंकिंग व्यवस्था और कॉर्पोरेट बैंक खोलने का जो एक सुझाव आया था उस पर बात कर रहे हैं। अंशुमान सर हैं हमारे साथ। अंशुमान सर, रेगुलेटर कैसे इन बैंकों को रेगुलेट करेगा? अभी यही सवाल है, क्योंकि इस पर कई सारे प्रश्न भी हैं और ये सिफारिशें भी पूरी तरह स्वीकार होने की तो स्थिति में नहीं है। अभी तो सिर्फ सिफारिशें हैं, रिजर्व बैंक ने भी इस पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है, पर इसके रेगुलेशन को लेकर बड़े सवाल है, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। यानी कि जो बैंकर है वही इन्वेस्टर भी है, और बैंकर इन्वेस्टर का काम एक साथ करने वाला या बैंक से कर्ज लेने वाला और बैंक चलाने वाला व्यक्ति अगर कारपोरेट हाउस एक भी हो तो एक ही जैसा हो तो उसे रेगुलेट करना मुश्किल होता है।
और इस रेगुलेशन की समस्या के कारण ही, चुनौती के कारण ही कॉर्पोरेट हाउसेस को बैंक चलाने की छूट नहीं दी जाती। विरल आचार्य और रघुराम राजन ने जो अपना छोटा सा नोट इस पर लिखा था, उसमें ये बात लिखी कि कितना भी चतुर या समझदार रेगुलेटर हो, पर वो ये संभाल नहीं सकता कि कॉर्पोरेट हाउस का बैंक अपनी ही किसी कंपनी को कर्ज नहीं देगा। ये बात इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है ऋतुराज इस समय, क्योंकि हमने भारत में निजी बैंकों में भी थोड़े समय के बाद समस्याएं आती देखी हैं। केवल सरकारी बैंक की अक्षमता से, गलत ढंग से कर्ज देने से, मनमानेपन से और कर्ज डूबने से परेशान नहीं है। हमने देखा है कि निजी बैंक जहां पर प्रबंधन निजी है, सरकारी निजी प्रबंधन की हिस्सेदारी भले ही छोटी हो, कम हिस्सेदारी हो, बाकी पब्लिक के पास हो, लेकिन फिर भी वहां जो प्रबंधन है निजी बैंक का, वो मनमाने ढंग से काम करता है। हमने एस बैंक की समस्या देखी, हमने लक्ष्मी विलास बैंक की समस्या भी सामने देखी, जिसको बेल आउट करने के लिए सिंगापुर के डीबीएस को बुलाना पड़ा। एस बैंक को बेल आउट करने के लिए सरकारी बैंक स्टेट बैंक को मदद करनी पड़ी। हमने आईडीबीआई बैंक की समस्या देखी, जिसको एलआईसी ने बेल आउट किया। तो निजी बैंकों में भी वही समस्याएं हैं, वही अपारदर्शिता है, प्रमोटर्स की वही क्रोनी बैंकिंग है, जिसमें हमने आईसीआईसीआई बैंक में पूरा स्कैम देखा, जिसमें छापे पड़े। तो ट्रांसपेरेंसी और रेगुलेशन के गहरे सवाल भारत में, और भारत में केवल सवाल बैंकिंग में नहीं है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की स्थिति भारत में बुरी तरह खराब है। दुनिया में सबसे अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस कानून भारत में मौजूद है, पर सबसे खराब कॉर्पोरेट गवर्नेंस भारत में दिखती है, और वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की समस्या बैंकों तक फैल चुकी है। और इसलिए रिजर्व बैंक को दखल देना पड़ता है, रिजर्व बैंक को प्रमोटर्स हटाने पड़ते हैं, चेयरमैन का कार्यकाल सीमित करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जब जो मौजूदा निजी बैंक हैं वही साफ सुथरे नहीं चल रहे हैं, तो आप कॉर्पोरेट हाउसेस को जब बैंक में ले आएंगे तो उनको कैसे रेगुलेट किया जाएगा, उनके लिए नियम कैसे बनाए जाएंगे, और वो इतनी बड़ी ताकत होते हैं वो अपनी क्षमताओं के जरिए जैसे काम करते हैं, उसके अनुभव भारत में बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। ये जो सर आपने जिक्र किया कि ये कॉर्पोरेट बैंक जो हैं अपनी ही कंपनियों को लोन नहीं देंगे, मान लीजिए इसे रेगुलेट कर भी लिया गया, इसको कैसे ये लोग मैनेज करेंगे कि जैसे मान लीजिए आप एक कॉर्पोरेट हैं, हम एक कॉर्पोरेट हैं, हमारे बीच एक सांठगांठ हो गया कि आप हमें लोन दीजिए, हम आपको देंगे। वही दिक्कत है ना, चाहे आप दो कॉर्पोरेट के बीच सांठगांठ को ले लें, या अपनी कंपनियों के अलावा आप दूसरी कंपनियों को उसमें शामिल कर लें, या और भी बहुत सारी अलग अलग कंपनियों को शामिल कर लें, ये बहुत मुश्किल है रेगुलेशन इसका करना। और इसलिए रिजर्व बैंक शुरुआत से बैंकों के लाइसेंस देने में बहुत हिचकता रहा है। भारत में उतने बैंकों के लाइसेंस कभी नहीं दिए गए। और एक चीज इसमें और ध्यान रखने वाली ऋतुराज की सबसे दिलचस्प बात है कि जिस समिति ने ये सिफारिश की है, जिस समिति की ये सिफारिश है कि भारत में कॉर्पोरेट हाउसेस को बैंक खोलने की इजाजत दी जाए, जिस समिति ने ये कहा है कि प्राइवेट बैंक्स में प्रमोटर्स की इक्विटी बढ़ाई जाए, जिस समिति ने कहा है कि एनबीएफसी में को बैंक खोलने की इजाजत दी जाए, उसमें कॉर्पोरेट हाउस को सिफारिश देने वाली की सिफारिश के मामले में 4 सदस्यों की समिति में 3 सदस्य इसके विरोध में है। और इसलिए आश्चर्यजनक बात है कि 3 सदस्यों के विरोध के बाद भी समिति ने वो सिफारिश कर दी कि भारत में कॉर्पोरेट हाउसेस को बैंक खोलने की छूट दी जाए। और उन्होंने भी वही सारे तर्क दिए हैं, वही सारे डर और वही सारी आशंकाएं जाहिर की हैं, जो आशंकाएं बाद में रघुराम राजन या विरल आचार्य या बाकी लोगों ने की हैं। यानी कि पूरे देश को, पूरे होशो हवास में रिजर्व बैंक और उनके विशेषज्ञों को मालूम है कि यह फैसला खतरनाक हो सकता है, यह फैसला नुकसानदेह हो सकता है, फिर भी सिफारिश की गई है। तो इसके पीछे कुछ तैयारी लगती है शायद। एक सवाल है सर कि मौजूदा बैंकों और बैंकिंग व्यवस्था की बहुत सारी समस्याएं हैं, सबके सामने हैं। कॉर्पोरेट बैंक आ जाने से क्या उसका समाधान हो जाएगा? नहीं, बैंकिंग की समस्याएं बिल्कुल दूसरी हैं, उसका कॉर्पोरेट बैंक से समाधान नहीं होने वाला। जो ये इंटरनल वर्किंग ग्रुप है, ये कहता है कि बाजार में निजी बैंकों का परफॉर्मेंस अच्छा है, उन्हें बाजार में लोग उन पे ज्यादा भरोसा करते हैं, उनको पैसा दे देते हैं। जैसे उन्होंने एक नंबर कोट किया कि पिछले 5 साल में 1,17,000 करोड़ रुपए निजी बैंकों ने बाजार से उठाए, जबकि सरकारी बैंक बहुत मुश्किल से 70,000 करोड़ रुपए उठा सके। इनका जो पी है, प्राइस अर्निंग रेशियो, जिसके आधार पर शेयर बाजार में किसी बैंक की ताकत समझी जाती है, वो प्राइस अर्निंग रेशियो बेहतर स्थिति में है सरकारी बैंकों से। तो ये पूरी रिपोर्ट साबित करती है कि निजी बैंकिंग या निजी बैंक सरकारी बैंकों की तुलना में बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं, बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए उन्हें बैंकिंग बिजनेस में आगे बढ़ने की और ज्यादा हिस्सेदारी का अवसर दिया जाना चाहिए। अब यहां समस्याएं बिल्कुल दूसरी हैं बैंकिंग की। यहां बैंकिंग की समस्याएं हैं कि प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंक दोनों फंसे हुए कर्जों में हैं। मंदी के दौर में और ज्यादा बैंकों को नुकसान होता है, डिपॉजिटर्स को सही रिटर्न नहीं मिल रहा है। सरकारी बैंकों में गवर्नेंस की बड़ी समस्या है, सरकार का बड़ा दखल है, मनमाने ढंग से बैंक चलते हैं। प्राइवेट बैंकों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की समस्याएं हैं। भारत में डिपॉजिटर्स को नुकसान हो रहा है और
कर्ज लेने वालों को महंगा कर्ज मिल रहा है। इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा इन सिफारिशों से, इनके बीच में कोई तारतम्य नहीं है। तो ये सिफारिशें किसी दूसरी दिशा की तरफ इशारा करती हैं, जबकि आप समस्या इस समय दूसरी है। समस्या इस समय इस तरह से है कि आप कोविड की वैक्सीन की जरूरत है लोगों को, या कोविड के इलाज की जरूरत है, और तब हम किसी दूसरे तीसरे इलाज की बात करना शुरू कर देते हैं जिसका तात्कालिक तौर पर अभी कोई फायदा नहीं होने वाला, और इसलिए ये मौजूदा परिस्थितियों से असंगत हैं सिफारिशें। और अंत में एक सवाल पूछना चाहेंगे सर, आपने यस बैंक का जिक्र किया, बाकी और बैंकों का जिक्र किया, आईएफएल, यस बैंक और तमाम बैंकों का उदाहरण हमारे सामने है, हम उससे क्यों नहीं सीख पा रहे हैं? नहीं, देखिए, उससे सीखे हैं, नसीहतें बहुत ज्यादा हैं, और उसके बाद भी ये सिफारिशें आई हैं। तो हमें ये समझना होगा ऋतुराज की सिफारिशें आई क्यों हैं, आखिर इसका मकसद क्या है। ये सडनली आउट ऑफ ब्लू बैंकों में कोई दूसरी ही बहस चल रही थी और बैंकों में निजी क्षेत्रों को, कॉर्पोरेट बैंकों को सामने लाने की सिफारिश क्यों आई, हमें ये पता नहीं है। अभी सरकार ने इस पर बिल्कुल मौन बना रखा है, बोलने को तैयार नहीं है। रिजर्व बैंक ने आधिकारिक रूप से इस सिफारिश क्यों आई इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं क्या ऐसा लगता है, जैसा कि महसूस हो रहा है कि सरकार अपने बैंकों को चलाने में मुश्किल महसूस कर रही है। आने वाले समय में बैंकों में बड़े पैमाने पर पूंजी लगाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मॉरिटोरियम के बाद बहुत सारे कर्ज डूबेंगे, एनपीए बढ़ेंगे। तो क्या ये कोशिश है कि निजी बैंकों को बाजार में खड़ा किया जाए, उन्हें तैयार किया जाए, और फिर उसके बाद सरकारी बैंकों को जब निजीकरण के लिए लाया जाए तो उन्हें खरीदने के लिए बाजार में निजी बैंक उपलब्ध रहे? अगर ये तैयारी है, अगर ये योजना, ये पूरी की पूरी रिपोर्ट उस तरफ इशारा करती है, तो ये एक और बड़ी और दूसरी और एक व्यापक बहस हो सकती है। क्योंकि हम ऐसा इसलिए इस तरीके का अंदाज, इस तरीके का आकलन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि नीति आयोग ने 3 निजी बैंकों के निजीकरण, सरकारी बैंकों के निजीकरण की सिफारिश कर दी है। फिलहाल अभी सरकार भी ये चाहती है कि भारत में सरकारी बैंकों की संख्या सीमित हो, कम हो, बाकी हिस्सा निजी बैंकों के पास चला जाए, जैसा कि इंटरनल वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट भी कह रही है। तो क्या ये बड़े पैमाने पर सरकारी बैंकों में को अगले 1-2 साल में जब सरकार निजीकरण के लिए सामने लाएगी या उनमें से अपनी हिस्सेदारी घटाएगी, तो उसके लिए वो निजी बैंकों को खड़ा करना चाहती है। एनबीएफसी से फुल फ्लेज्ड बैंकिंग में बदलने वाले बैंक भविष्य में किसी सरकारी बैंक में हिस्सेदारी खरीदेंगे या निजीकरण करेंगे। ये एक भविष्य का मॉडल या दृष्टिकोण इस पूरी रिपोर्ट के पीछे कहीं से छिपा हुआ दिखाई देता है। और अगर ऐसा है तो फिर ये बहस यही नहीं है कि सरकार कॉर्पोरेट बैंकों को इजाजत देना चाहती, बल्कि बहस का एक दूसरा पहलू यह है कि इन बैंकों के जरिए सरकारी बैंकों के निजीकरण या सरकारी बैंकों को भविष्य में उनकी हिस्सेदारी बेचने के लिए एक जमीन तैयार की जा रही है। अब वहां एक बड़ी बहस है कि सरकारी बैंकों करना चाहती है, तो इसका तालियां बजाकर स्वागत किया जाना चाहिए कि सरकार को बैंकिंग बिजनेस से बाहर निकलना चाहिए, सरकार को बैंकिंग में हस्तक्षेप और दखल बंद करना चाहिए। पर उसके लिए निजी क्षेत्र को हिस्सेदारी देने के बजाय हिस्सेदारी जनता को बेची जाए। बैंक जनता के हैं, सरकार अपनी हिस्सेदारी स्टॉक मार्केट में फ्लोट करे, उसकी हिस्सेदारी लोग खरीदें, और बैंकों का जो प्रबंधन है उसको पेशेवर और प्रोफेशनल बनाया जाए। तो अभी हमारे सामने बहुत कुछ धुंधला सी स्थिति है, बहुत चीजें स्पष्ट नहीं है। लेकिन इस सिफारिश ने बहुत सारे सवाल, बहुत सारी शंकाएं, बहुत सारी मंशाएं समझने का मौका दिया है। अब आने वाले समय में जब रिजर्व बैंक हमें ये बताएगा कि वो इस सिफारिश का क्या करने वाला है, या सरकार बताएगी, तब स्पष्ट होगा कि दरअसल आखिर अचानक इस पूरे मंदी के बीच में ये सिफारिश कहां से आई और इससे क्या हासिल होगा। शुक्रिया अंशुमान सर। ये कॉर्पोरेट बैंक का जो सुझाव है उसके आसपास जो भी सवाल उठ रहे थे, जो चिंताएं हैं, और पास्ट के एग्जाम्पल्स से हम क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, इन तमाम पहलुओं को समझाने के लिए कैसा लगा आपको हमारा यह पॉडकास्ट, हमें ज़रूर बताएं। हमारा ईमेल पता वही है radio@aajtak.com। शुक्रिया। ऐसा है, खेल इस बात का है ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, खेल गुरु इस बात का है कि आप कितना बचाते हो। अब कैसे बचाएं? ये बैंक और बाजार की ये टेढ़ी मेढ़ी बातें गले तो उतरती नहीं हैं। अरे तो महाराज उनसे मिलिए ना, अपने मनी मैनेजर से। आपके बटुए से जुड़ी हर सलाह एकदम मुफ्त। और शायरी सुनिए, पैसे से जुड़ा है कोई भी शक, आस्क बेझिझक। मनी मैनेजर, बात बचत की, हर शनिवार आज तक रेडियो पर। आन बनाओ, कितना ज़्यादा रखना।